आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता दुनिया में अद्वितीय रहा है, अनुकरणीय रहा है। अगर हम वैदिक युग के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो जब यूरोप में डार्क एज चल रहा था, अंधकार युग चल रहा था, लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, उस समय हमारे देश में सशक्त गुरुकुल थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था अत्यंत सशक्त थी, चाहे वह चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र हो, खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, ज्योतिष हो, विज्ञान हो। एक से एक दर्शन शास्त्री हमारे देश में पैदा हुए। आपने ऋषि कनाद का नाम सुना होगा, जिन्होंने अणु और परमाणु पर अपना विचार व्यक्त किया। रसायन शास्त्र के वेत्ता, भौतिक शास्त्र के वेत्ता अनेक ऋषि महर्षि हुए। यहाँ तक कि आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है। हमारे वैदिक एज में सशक्त नारियाँ थी, सशक्त गुरुकुल चलाती थी, स्वायत्त स्वतंत्र रहकर जो अनुसंधान किया करती थी वनों में। एक नहीं, दो नहीं, गिनते गिनते उंगलियाँ थक जाएगी, ऐसी ऋषि पत्नियाँ थी, ऋषि पुत्रियाँ थी और विदुषी नारियाँ थीं। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, अनुसुईया, प्रियंवदा, कितनों का नाम लिया जाए। तो यह हमारा देश है और हमारे देश का जो आधार था वह वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था था। जहाँ उस समय हमारी औसत आयु जो 100 वर्ष थी, 25 वर्ष तक पहला आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म में जिसका आचरण हो वह ब्रह्मचर्य होता है। अब यहाँ ब्रह्म क्या होता है? वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने लिखा है कि अक्षरं ब्रह्म, अक्षर ही ब्रह्म है। जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, वह ब्रह्म है। विनाश किसका नहीं होता है? ज्ञान का विनाश नहीं होता है, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। और जो ज्ञान में विचरण करे, ज्ञान का चिंतन करे, वह ब्रह्मचारी है। उसके बाद 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम जीने के बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था, जिसमें पिता अपने पुत्र को अपना उत्तरदायित्व सौंपते हुए अपने देख रेख में, निगरानी में उन्हें कार्य करने देते थे। अपना अनुभव उनसे बांटते थे, उन्हें भला बुरा समझाते थे, लेकिन काम करने की स्वतंत्रता अपने संतानों को देते थे। और जब वो 75 वर्ष के हो जाते थे तो वह वन की ओर प्रस्थान करते थे और तब उनका असली काम शुरू होता था, समाज सेवा, देश सेवा, जन सेवा। अपने अपने ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार वन में एकांतवासी होकर वह रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे और जिसका परिणाम हमारे ज्ञान विज्ञान इतना विकसित था, जिसका परिणाम बहुत ही सुंदर रहा, जिसके कारण दुनिया में हमारे सभ्यता और संस्कृति का डंका बजा। तो बहुत सुंदर जीवन व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में बटा हुआ हमारा जीवन बहुत ही सुंदर एवं स्वस्थ एवं सुमंगलदायक होता था। भले ही आज हमारी औसत आयु कम हो गई है, लेकिन आज क्या हो रहा है अगर हम उससे तुलना करके देखें तो कोई आश्रम व्यवस्था रही नहीं गई है। उम्र का कोई ख्याल नहीं है। बचपन और युवावस्था का भेद धीरे धीरे मिट रहा है। बच्चे बचपना खो देते हैं, बचपन में ही वह बहुत कुछ जान जाते हैं जो समय के हिसाब से उन्हें जानना होता है, समय के हिसाब से उन्हें करना होता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक कोने से दो कोने, इस कोने से उस कोने के समाचार हम बहुत जल्दी जान जाते हैं। आज हमारा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है। तो आज के समय में मुझे लगता है जहाँ तक कि माता पिता, गुरु और समाज का बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ गया है। क्योंकि जहाँ सब कुछ विद्यमान है वहाँ से कुछ बचपन के अनुसार बच्चों को देना वाकई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आजकल सब कुछ है, हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को दे सकें, अपने छात्रों को दे सकें। बिल्कुल मशीन की तरह काम हो रहा है।
तो जो आश्रम व्यवस्था थी हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी जो परंपरा रही, वह हमारे लिए बहुत सशक्त समाज का निर्माण करती थी, इसके द्वारा किया जाता था। और एक समय में लोग अपने चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान देते थे। जो ब्रह्मचर्य का समय होता था वह चरित्र निर्माण का समय होता था। अगर पेड़ के जड़ को नहीं सींचा जाए तो उसमें फल और पुष्प अच्छे नहीं लगेंगे। जो छात्रत्व का समय होता है, जो हमारे विद्या अध्ययन का समय होता है, उसमें संघर्ष थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि जितना जीवन में संघर्ष होगा, कहते हैं ना, सोना जलने के बाद ही कुंदन बनता है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर शुक्ति कही गई है, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। अर्थात जिंदगी के धूप से बचने के लिए हमें उसका आदत डालना पड़ेगा। विद्या ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के नहीं मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यह सूक्ति कही गई कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। तो जिस आश्रम का, जिस समय का नाम ही ब्रह्मचर्य है, तो उसमें अनेक सुख का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। आजकल क्या हो गया है कि हम जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा हमें मोह ममता ग्रसित करते चला जाता है। चीज़ों के प्रति अधिक ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अर्थ हमारे जीवन जीने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अर्थ ही हमारा जीवन है, ऐसा नहीं हो सकता। 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे संस्कार में अर्थ के साथ साथ मोक्ष की भी चर्चा की गई है। और इसी संदर्भ में एक वाक्य आता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथ। इसका अर्थ होता है कि भोग के साथ, त्याग के साथ भोग करें, तब भोग का आनंद आता है। निराभोगी बनकर अगर हम जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी का असली मज़ा आता ही नहीं है। इसलिए जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी वह बड़ी सशक्त थी हमारे समाज के निर्माण में। एक समय में बच्चे अपने चरित्र का निर्माण करते थे, ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्म में आचरण करते थे। आज भटकाव आ गया है, जिसमें कहना तो नहीं चाहिए, मैं किसी कौम, किसी संप्रदाय को के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज जो हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमारे बॉलीवुड वाले जो फिल्म्स बनाते हैं, जो धारावाहिक चलती है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े जो आज देख रहे हैं, उसी से हमारा समाज निर्माण हो रहा है। साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और सिनेमा क्या है? साहित्य है। एक चीज़ को जो हम देखते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है, हमारे बच्चों के हृदय पर पड़ता है, हमारे बुजुर्गों के हृदय पर पड़ता है। तो कैसा समाज बना रहे हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हमारे परंपरा में जो आश्रम व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, किसी का नुकसान नहीं होता था, समाज का निर्माण होता था। इससे मैं अब शॉर्ट में वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करना चाहूँगी। वर्ण व्यवस्था, वेद वाक्य है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा ब्राह्मण उच्यते। यह पायदान होता था, जीवन का पहला पायदान शूद्र होता था। हर बच्चा जन्म से शूद्र होता था और कर्म से उसमें विभिन्न संस्कार भरते थे। किसी में क्षत्रियत्व का संस्कार आता था, किसी में वैश्यत्व का संस्कार आता था और किसी में ब्राह्मणत्व का संस्कार आता था। उसके हिसाब से उन्हें प्रमोशन मिलता था। अब ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म में विचरण करे, अर्थात ज्ञान विज्ञान के अलावा जिसका कोई और विषय ही नहीं है। मोह मद लोभ लालच भय प्रीति से जो मुक्त हो जाता था, वह व्यक्ति ब्राह्मणत्व पद को प्राप्त करता था, यानी ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाता था। और वह भय और प्रीति से मुक्त होकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता था, जिसमें अधिक उत्साह जोश होता था। उन्हें क्षत्रियत्व की उपाधि मिलती थी और उन्हें रक्षा का भार सौंपा जाता था। वह अपना हाथ सदैव रक्षा के लिए उठाते थे। वैश्यत्व क्या था? संसार
वैश्वत्व विष्णु से बना है। भगवान विष्णु जिस तरह से संसार का पालन करते हैं, वैश्य वर्ण में कृषक, उद्योगपति, कारीगर सब लोग आते थे जो संसार के पालन में सहयोग दें। ये सारे वैश्य कहलाते थे, वैश्यत्व को प्राप्त करते थे। और जिसके IQ कम होती थी या जो कुछ कर नहीं पाते थे तो उन्हें सेवा करने का काम होता था। लेकिन उस काम को भी हमारे संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जो समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, कहते हैं कि कहा जाता है कि शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई। पैर हमारे शरीर में मस्तिष्क के बाद सबसे सशक्त स्थान है। इस मस्तिष्क को सहारा देने वाला भी, इस मस्तक को सहारा देने, अगर ये हमारा सिर है तो इसमें मस्तिष्क है, सिर नहीं होता तो मस्तिष्क नहीं होता। वह भी मस्तिष्क हमारे पैरों पर खड़ा है। तो समाज का सबसे सशक्त वर्ग वह था। लेकिन आज इस वर्ण व्यवस्था के नाम पर किस तरह से विषमन किया जा रहा है, हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, हमें आपस में बांटा जा रहा है। एक नहीं अनेक उदाहरण वैदिक काल के मिल जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र, आप सब जानते हैं कि विश्वामित्र ऋषि हुए, भगवान राम को अपने साथ ले गए, वन में तारका का वध करवाए। लेकिन विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र राजा थे, विश्वरथ, वैश्य, वो क्षत्रिय थे। लेकिन वह क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए, ब्राह्मण का होने का सर्टिफिकेट प्राप्त किए। उन्होंने अपने सारे मोह ममता को त्याग करके तपस्या किए, ज्ञान अर्जित किए और ब्राह्मण का आचरण को अपने आप में धारण किए और ब्राह्मण बने। कई शूद्र भी कई सेरेमनी के बाद वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके हमारे इतिहास में बरसों बरसों तक राजकाज संभालें। तो यह हमारे समाज आज नहीं है, आज भी हमारे समाज में कई श्रेणी है। डॉक्टर का को देखो, इंजीनियर को देखिए, डॉक्टर को देखिए, शिक्षक की प्रजाति है, प्रोफेसर की प्रजाति है। क्या विभाजन नहीं है? तो यह जाति एक पद थी जिसे हमने आज जाति बना दिया। और आप सब जानते हैं कि समाज को विभाजित करने का काम किसने किया है? हमारे सैकड़ों वर्ष की गुलामी किया है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए कि भाई भाई को किसने बांटा है। और आज हम बाहर वाले से कम अपने आप से ज़्यादा लड़ रहे हैं। नहीं तो संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे देश के साथ हाथ मिला सकते, चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खगोल का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ज्योतिष का क्षेत्र हो। सब क्षेत्र में यह भारत भूमि ऐसी भूमि रही है, ज्ञान और विज्ञान की भूमि रही है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी मैथिली शरण गुप्त की मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। थोड़ा मैं विस्मित हो रही हूँ, शायद उनकी ही पंक्ति है, भारत भारती पुस्तक की ये पंक्ति है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ हम मिल बैठ कर विचारें सभी। तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम अपने सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करें और हम इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। अगर मेरे किसी बात से किसी को कोई कष्ट होता है तो मैं करबद्ध क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम सब एक मिनट बैठकर विचार करें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें बड़ी खुशियाँ ढूंढना है। अगर इस ज़िंदगी में हम छोटे छोटे ग्रंथि बना लेंगे, चाहे वो जाति के नाम पर हो, वर्ण के नाम पर हो, प्रदेश के नाम पर हो, तो ज़िंदगी जीने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य शरीर पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले। छोटी सी ज़िंदगी है यार, हम हंसते रहें, हंसाते रहें। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।